बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये बीएसएन फर्स्ट सेमेस्टर वालों की एनाटॉमी इन फिजियोलॉजी की सेकंड चैप्टर है। नेम है होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस क्या है, ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, फिर डिफिनीशन की तरफ जाएंगे। होम्योस्टेसिस की ऑब्जेक्टिव है हमारे पास, डिफाइन द टर्म होम्योस्टेसिस, डिस्कस द फैक्टर्स which affect homeostasis, explain the feedback mechanism and its component, interpret the role of feedback process in homeostasis, maintenance with example, identify stage of homeostasis through charts, adopt how to care and handle models in chart। तो होम्योस्टेसिस की डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। द टर्म होम्योस्टेसिस इज derived फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, होम्यो विच मीन सेम एंड स्टेसिस विच मीन स्टैंडिंग। In its simplest form, it meaning stand the same. It is an organism internal environment which stay the same। तो स्टूडेंट, सिंपल डिफिनेशन होम्योस्टेसिस की ये है कि ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बीइंग के इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल रखना। इंटरनल एनवायरनमेंट जो ह्यूमन बीइंग की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो स्टेबल और एक मुस्तहकम रखना, ये होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है। बाहर एनवायरनमेंट चाहे गर्म हो चाहे ठंडा हो जैसे भी हो, लेकिन अंदर की जो एनवायरनमेंट है वो मतलब एक लेवल पे रखना चाहिए, तो होम्योस्टेसिस इसको कहते हैं। ठीक है। The internal environment refer to the condition inside an organism. These conditions remain more or less constant despite change in the outside environment. In practice, it comes down to providing a stable environment for the cell of the body। अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो स्टेबल इन्वायरमेंट जो है ना, ये चाहिए सेल के जो बॉडी के जो सेल्स है, इसको क्या चाहिए, एक स्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए। जब सेल को एक स्टेबल, एक मुस्तहकम, एक लेवल पे इन्वायरमेंट दी जाए तो सेल क्या कर लेगा, अपना नॉर्मल फंक्शन जो है ना परफॉर्म कर लेगा। डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। डिफिनीशन तो हमने एक बार पढ़ा, बहरहाल दोबारा पढ़ते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन नैरो लिमिट्स इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट, ह्यूमन की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, ये एक मेंटेनेंस, ये एक मुतवाजिन बरकरार रखना, ये क्या है, ये होम्योस्टेसिस है। इधर जो है ना एक वर्ड आया है नैरो लिमिट्स। नैरो लिमिट से मुराद ये है कि ये जो होम्योस्टेसिस है, ये ऐसा नहीं है कि हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है ये एक जैसा रहेगा, नहीं। ये कभी कभार जो है ना बढ़ता भी है लेकिन थोड़ा बढ़ता है, कम भी हो जाता है लेकिन थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन एक लिमिट्स में रहना चाहिए और एक लिमिट में रहता है, ये होम्योस्टेसिस है। ठीक है। अभी फैक्टर अफेक्टेड होम्योस्टेसिस, मतलब कौन सा फैक्टर है ये होम्योस्टेसिस पे असर डालता है। तो इसमें एक है डिजीज, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, इंजरी, डिहाइड्रेशन, जेनेटिक फैक्टर, आउटसाइड टेम्परेचर। ये स्टूडेंट, ये सारे फैक्टर है, ये होम्योस्टेसिस पे इफेक्ट डालता है। ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। अ फीडबैक मैकेनिज्म इज अ फिजियोलॉजिकल लॉ दैट ब्रिंग द बॉडी either toward or away from the normal steady state। फीडबैक मैकेनिज्म ये एक ऐसा प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल लोब से मुराद है, फिजियोलॉजिकल से मुराद है मतलब बॉडी फंक्शन लो। ये एक ऐसा सर्कल है जो बार बार रिपीट होता है। तो ये क्या करता है, ये जो मैकेनिज्म है, ये बॉडी या स्टेबल इन्वायरमेंट की तरफ ले जाता है या इससे दूर लेके जाता है। ठीक है। The feedback mechanism, also referred to as feedback loop, either amplifies a certain biological pathway or inhibits it। देखो, फीडबैक मैकेनिज्म, ये इसको फीडबैक लूप भी कहते हैं। मतलब ये
एक प्रोसेस को या बढ़ेगा, ठीक है, या इनहिबिट या रोकता है, ठीक है, ये बढ़ता है या रोकता है। इम्प्लीफाइज इससे मुराद है मतलब एक बॉडी को, एक ह्यूमन को इंजरी लग गया, ठीक है, तो वहाँ बॉडी को पता चला कि इंजरी लग गया है, खून जो है ब्लड बह रहा है, तो बॉडी क्या प्रोसेस स्टार्ट कर लेगा, ये एक ऐसा प्रोसेस स्टार्ट कर लेगा कि प्लेटलेट जो है ये इंजरी की जगह पे आएगा, बहुत ज़्यादा प्लेटलेट आएगा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा। तो क्या हो गया इधर, एम्प्लीफाइज कर लिया, ठीक है, प्रोसेस जो है ना बढ़ गया। इनहिबिट से मुराद रोकेगा। इसका एग्जांपल मैं आपको दूँ, अगर बॉडी के टेम्परेचर जो है ये बढ़ गया है, ठीक है, बॉडी की टेम्परेचर, तो बॉडी को चेंज के पता चला कि टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो ब्रेन क्या कर लेगा, ब्रेन स्वीट ग्लैंड को जो है ना सिग्नल भेजता है। तो ये क्या कर लेगा, जब सिग्नल भेजता है तो स्वीट ग्लैंड क्या करता है, पसीना निकलता है, स्वीट ग्लैंड से स्वीट बाहर निकलता है, तो क्या होता है इसके रिजल्ट में बॉडी की जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन होता है। तो इधर क्या हो गया, इनहिबिट हो गया, इनहिबिशन प्रोसेस हो गया। दिस पाथवे मोस्ट कॉमनली रिटर्न द बॉडी टू होम्योस्टेसिस। ये जो पाथवे है ये मोस्टली कॉमनली क्या करते हैं, बॉडी को होम्योस्टेसिस की तरफ मतलब स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाता है। व्हेन देयर इज अ चेंज इन द सिस्टम इन अलार्म इज अ ट्रिगर विच कॉज द फीडबैक लूप टू स्टार्ट द आउटपुट इधर सपोर्ट और हैंडल द मॉडिफिकेशन। जब बॉडी में कोई भी चेंज आता है, किसी किस्म के चेंजेस आता है, तो अलार्म जो है तो ये ट्रिगर करता है, मतलब हमारे बॉडी को पता चलता है, तो फीडबैक लूप जो है वो एक्टिव हो जाता है, वो अपना काम स्टार्ट होता है, तो आउटपुट हमारे क्या मिलते हैं, सपोर्ट में क्या होता है, या प्रोसेस को जो है मॉडिफिकेशन लाता है, या हैंडल करता है, या कम करता है, ठीक है। अभी कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, हमारे पास कंपोनेंट क्या है फीडबैक मैकेनिज्म के, तो स्टिमुलस, रिसेप्टर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इफेक्टर। अभी इंशाल्लाह इसकी डेफिनेशन फर्दर पढ़ेंगे। स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस इज समथिंग विच कॉज चेंज इन द सिस्टम इंक्लूडेड द वेरिएबल। स्टिमुलस डिनोट्स दैट द वेरिएबल हैज डिवाइडेड फ्रॉम इट्स टिपिकल रेंज, हेंस कमेंसेस द हेमोस्टेसिस प्रोसेस। स्टिमुलस हमारे पास क्या है, स्टिमुलस वो है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में चेंज आता है, जिसकी वजह से हमारे पास हमारे बॉडी में क्या रहा। अभी रिसेप्टर क्या है, स्ट्रक्चर डेट मॉनिटर द बॉडी इंटरनल फंक्शन इन कंडीशन, डिटेक्ट चेंज इन द बॉडी इंटरनल एनवायरनमेंट एंड कैरी देम टू द कंट्रोल सेंटर। रिसेप्टर हमारे स्किन में, हमारे आर्गन में बहुत ज़्यादा रिसेप्टर लगी हुई है, तो इसका काम क्या है, जो इंटरनल जो फंक्शन हो रही है, इंटरनल जो कंडीशन है, ये मॉनिटर करना, ये डिटेक्ट करना कि कौन से पार्ट में चेंज आया है, कौन से पार्ट में चेंज नहीं आया है, ये डिटेक्ट करना किसके काम है डियर स्टूडेंट, रिसेप्टर के काम है। Control center, the center that receive message from a receptor about a change in the body internal condition and relays message to effector to change their function to correct the deviation in most homeostatic mechanism, the control center in the brain। हमारे पास नर्वस सिस्टम है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एफएससी में है या मैट्रिक में पढ़ा होगा, तो हमारे पास एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास कौन सा जो पार्ट है वो आता है, कौन सा ऑर्गन आता है, एक स्पाइनल कॉर्ड है और एक ब्रेन है। तो ये क्या करता है, ये रिसेप्टर से मैसेज जो है ना रिसीव करता है, दे सेंटर द रिसीव मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर अबाउट द चेंज इन द बॉडी इंटरनल कंडीशन। जो हमारे इंटरनल कंडीशन है, जो जो चेंजेस आया है, ये कंट्रोल सेंटर जो है ये मैसेज रिसीव करता है, फिर रिस्पांस भेजता है, फिर इसके खिलाफ जो है, इसके खिलाफ जो रिस्पांस है वो कौन देता है, ब्रेन भेजता है, ठीक है। Effector, a muscle or organ that receive message from the control center to change its function in order to correct deviation in the body internal condition। effector हमारे पास क्या है, ये मैसेज जो है ना रिसीव करता है
सेंट्रल नर्वस सिस्टम से या कंट्रोल नर्वस सिस्टम से मैसेज रिसीव करता है और फिर ये रिस्पॉन्सिबल है, किस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल है, कंट्रोल एंड चेंज इन फंक्शन एंड ऑर्डर को करेक्ट डिविजन इन द बॉडी इंटरनल कंडीशन। जो हमारे इंटरनल जो कंडीशन आया है, जो चेंज आया है, इसका ठीक करना, फिर इसको एक्शन लेना, ये किसके काम है, इफेक्टर के काम है। हार्मोन्स, हार्मोन्स क्या है, केमिकल रेगुलेटर ऑफ physiological growth or development which is typically synthesized in one region of the body and active is another। ये केमिकल रेगुलेटर है जो ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कि एक जगह पे जो है, एक जगह पे ये बनता है और दूसरी जगह पे ये अपना काम एक्टिव होता है, अपना काम सर अंजाम देता है। नेगेटिव फीडबैक लूप। अभी नेगेटिव फीडबैक क्या है, होमोस्टैटिक मैकेनिज्म दैट opposes or resist a change in the body internal। Negative feedback homeostasis mechanism that opposes or resists a change in the body internal condition। डियर स्टूडेंट, एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है और दूसरा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। तो इसमें डिफरेंसेस ये है कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारे बॉडी में क्या करता है, या फीडबैक लूप क्या करता है, ये जो हमारी बॉडी में इंटरनल कंडीशन, इंटरनल चेंज आया है, ये इनहिबिट करता है, ये कम करता है। किसके लिए कम करता है, ताकि हमारा बॉडी जो है ना नॉर्मल स्टेट पे आ जाए। एग्जांपल, अगर हमारा बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर है 37 सेंटीग्रेड, तो ये अगर ये 38 39 पे हुआ है, बड़ा 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 गया है इस हद तक, तो ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक लूप क्या करता है, हाइपोथैलेमस को मैसेज देता है। तो फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है, स्वीट ग्लैंड को मैसेज करता है। स्वीट ग्लैंड, स्वीट जो है ना, या पसीना जो बाहर निकलता है, ठीक है। तो जब पसीना बाहर निकला तो क्या हो गया, हमारा बॉडी जो है ये कूल डाउन हो गया। तो इसमें क्या हो गया, इनहिबिट हो गया ना, बढ़ गया था, एक प्रोसेस था, एक चेंज आया था, हमारा टेम्परेचर बढ़ गया था। तो नेगेटिव फीडबैक लूप ने क्या, ये इनहिबिट किया, ये लो किया, ठीक है। मैकेनिज्म द बॉडी फीडबैक लूप इंक्रीज और इनलार्ज अ चेंज इन द बॉडी इंटरनल कंडीशन। ये इसके अपोजिट है, जो हमारे इंटरनल चेंज आया है, ठीक है, तो ये ओवर ज़्यादा करता है, ये ओवर इंक्रीज करता है प्रोसेस को, ठीक है। किसके लिए, ताकि प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। It applies to many systems in the body. Temperature regulation in one example. If the body temperature rise, a heat gain center in the brain send narrow impulses to skin which cause vasodilation and sweating which cool the body। अभी मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, नेगेटिव फीडबैक, अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है तो क्या हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नरो इम्पल्सेस देगा, ठीक है। तो क्या होगा, इसके रिजल्ट में वेजोडाइलेशन हो गया, हमारे जो नर्व्स है, हमारे जो वेसल है, सॉरी, ये डायलेट हो जाएगा, स्वेटिंग होगा, तो बॉडी जो ब्लड के जो लेवल है वो कूल डाउन होगा, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, स्टिमुलस आया, सेंसर किया, फिर कंट्रोल सिस्टम गया, फिर इफेक्टर इसको रिस्पॉन्स किया, ठीक है। अभी बॉडी टेम्परेचर है ये 37 सेंटीग्रेड किया, नर्वस सेल इन द स्किन एंड द ब्रेन, टेम्परेचर रेगुलेटेड सेंटर इन द ब्रेन, स्वीट ग्लैंड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। If the body temperature fall, it simulates a heat loss center in the brain which send impulse to a skin causing vasoconstriction in the sensation of sweating. These changes reduce heat loss from the skin. The warming of the cooler blood provide negative feedback to a thermoregulator center in the brain। इसके अपोजिट, अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है ये पास हो गया, ये लो हो गया, ठीक है, तो क्या, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन को मैसेज देगा, ठीक है। तो इसके रिजल्ट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, वेजो कंट्रैक्शन हो गया, हमारे जो वेसल है वो कंट्रैक्ट होगा, वो नरो होगा, और स्वीट जो है ये बाहर नहीं निकलेगा। तो क्या होगा, हमारा जो हीट, हमारा जो बॉडी हीट है, जो हीट है वो लॉस होगा, हीट लॉस जो है वो रिड्यूस होगा, वो कम होगा। ये भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, ठीक है।
Negative feedback is the primary homeostasis mechanism that keep a variable close a particular value or set point. ये प्राइमरी होमोस्टेसिस मैकेनिज्म है जो हमारे बॉडी जो है ये नॉर्मल सेट पॉइंट पे या नॉर्मल जो स्टेट है उस पे आता है, ठीक है, उस पे लेके आता है। A homeostasis mechanism has three components: a sensor, a regulator center, and effector. This sensor detect a change in the internal environment. The regulator center activate the effector. The effector reverses the change in the brain condition back to the नॉर्मल अगेन, ठीक है। हमारे जो होमोस्टेसिस मैकेनिज्म है इसके थ्री कंपोनेंट है, सेंसर है, रेगुलेटर सेंटर है, इफेक्टर है। ये जो तीन कंपोनेंट है ये डिटेक्ट करता है इंटरनल एनवायरनमेंट को, ये रेगुलेट करता है, ठीक है, और फिर ये अपना जो काम है, अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है और फिर जो बॉडी है वो नॉर्मल फंक्शन पे लेके आता है। Another example of feedback is the control of the hormone estrogen. The pituitary body produces follicle stimulating hormone FSH, which promote the development of the ovarian follicle and cause the ovary to produce estrogen. Estrogen also act on the uterus and cause its lining to thicken. Another example of negative feedback is the control of the hormone estrogen. The pituitary body produces follicle stimulating hormone FSH, which promote the development of ovarian follicle and cause the ovaries to produce estrogen. Estrogen also acts on the uterus and causes its lining to thicken. ये फीडबैक मैकेनिज्म की बात हो रही है, ठीक है, तो फिर इसका अनदर एग्जांपल ये है एस्ट्रोजन हार्मोन। हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड है, इसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ग्लैंड जो है ना ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन अभी आई थिंक आई होप आप लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये ओवरिन फॉलिकल में वो करते हैं, ठीक है, जिसके नतीजे में एस्ट्रोजन बनता है। एस्ट्रोजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एस्ट्रोजन आल्सो एक्ट ऑन द यूट्रस, ये यूट्रस पे काम करता है, ठीक है, इसका लाइनिंग जो है वो थिक करता है। तो इसमें इसका रिजल्ट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है हमारे पास, ये जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इस स्लाइड का सिंपल एग्जांपल ये है, जब एस्ट्रोजन का लेवल ब्लड में ज़्यादा होगा तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होगा, ब्रेन को मैसेज देगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है एफएसएच कम कर लेगा या इनहिबिट कर लेगा और रोक लेगा, ठीक है। When the estrogen reach a certain level in the blood, ये मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। Positive feedback is a mechanism that bring about a change in the same direction. Example: blood clotting, release of oxytocin during delivery. मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये अपोजिट काम करता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। ये प्रोसेस को और जो है ये वो करते हैं, ज़्यादा करते हैं, भी प्रोसेस को और बढ़ता है, किसके लिए, कि ये काम हो जाए। एग्जांपल ब्लड क्लॉटिंग की। तो ब्लड क्लॉटिंग क्या है, एक बंदे को इंजरी हो गया, ठीक है, तो इस जगह से, इस टिश्यू से ब्लड जो है ना बाहर निकलेगा, तो जब ब्लड जो है ज़्यादा बाहर निकलेगा तो उस जगह पे प्लेटलेट ज़्यादा आएगा, प्लेटलेट ज़्यादा आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग होगा, ब्लड जमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। या रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन ड्यूरिंग डिलीवरी। जो ऑक्सीटोसिन है ये हार्मोन है, ये डिलीवरी में और ज़्यादा बढ़ेगा। जब ये ज़्यादा बढ़ेगा, ये अगले स्लाइड में आने वाला है, मैं आपको लोगों को एक्सप्लेन कर लूँगा। तो ये ज़्यादा जो है ना ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा ज़्यादा मिकदार में, तो क्या होगा, डिलीवरी जो है ऐसे हो जाएगा। ये अभी आया, narrow impulses from the cervix transmit to the brain stimulate pituitary gland to secrete oxytocin, ठीक है। ब्रेन जो है ये pituitary gland को मैसेज दिया, ठीक है, कि ऑक्सीटोसिन रिलीज कर लो। ऑक्सीटोसिन कैरिड इन द ब्लड स्ट्रीम
टू यूट्रस। हार्मोन जो है ये ब्लड स्ट्रीम में आएगा, ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये ब्लड स्ट्रीम में आया। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट यूट्रन कंट्रैक्ट एंड द पुश बेबी टुवर्ड सर्विक्स। ये जो यूट्रन के जो वाल्स है ये कंट्रैक्ट कर लेगा और बेबी की जो हेड है, जो सर है, ये सर्विक्स की तरफ पुश करेगा, सर्विक्स की तरफ टुवर्ड कर लेगा। ठीक है, हेड ऑफ बेबी पुश अगेन सर्विक्स। ये मतलब मैंने बताया कि बेबी की जो हेड है वो पुश कर लेगा सर्विक्स की तरफ। तो क्या होगा इसके रिजल्ट में, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, बेबी की डिलीवरी इजी हो जाएगा, इजी से क्या। ठीक है, रोल ऑफ होम्योस्टेसिस, द लाइनिंग प्रोसेस इन द सेल डिपेंड ऑन द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। जो सारे प्रोसेस है, सेल जो फंक्शन करता है, जो जो काम करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये एंजाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर एंजाइम को स्पेसिफिक, अगर एंजाइम को एक लिमिटेड, एक मेंटेन में वो कंडीशन मिलेगा, एक इन्वायरमेंट मिलेगा, तो एंजाइम जो है ये अपना नॉर्मल फंक्शन कर लेगा। दिस एंजाइम वर्क बेस्ड इन स्पेसिफिक कंडीशन सच एज those of temperature and pH. Any change in this condition affect the function of enzyme and may lead to the death of the cell or ultimately the whole organism. एंजाइम के जो है ना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, एक स्पेसिफिक pH होता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन में कोई भी चेंज आएगा तो एंजाइम की जो फंक्शन है, एंजाइम की जो वर्क है वो इफेक्ट हो जाता है। इसकी रिजल्ट में क्या होगा, डेथ भी क्रॉस होता है, सेल जो है ये डेथ क्रॉस हो सकता है। ठीक है, there is no specific organism which control homeostasis except possible the brain। मतलब स्पेसिफिक अर्गन नहीं है जो होम्योस्टेसिस को जो है ये मेंटेन करता है, एक्सपेक्ट इस अलावा ब्रेन के, मतलब ब्रेन जो है ये होम्योस्टेसिस कंट्रोल करता है। द स्किन, किडनी, लीवर, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम इन सेंसरी सिस्टम ऑल प्ले अ पार्ट ऑफ मेंटेनेंस द इंटरनल एनवायरनमेंट विद इन नैरो लिमिट्स। मतलब ये जो स्किन है ये भी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। स्किन कैसे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, मतलब स्वीट बाहर निकलता है तो होम्योस्टेसिस मेंटेन हो सकता है। लीवर है, लीवर भी जो है ना होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है। किडनी भी, ये भी नैरो लिमिट में जो है ये मतलब अपना जो रोल है वो प्ले करता है। एग्जाम्पल ऑफ होम्योस्टेसिस, द स्किन इज होम्योस्टेसिस ऑर्गन विच हेल्प मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर विद द लिमिट गिवन द प्रीवियस स्लाइड। ये मैंने पहले भी आपको बताया, मतलब प्रीवियस स्लाइड में भी बता चुका हूँ। ठीक है, external temperature varies during the day and form season to season sometime by as much of 40 degree C, but the human body temperature stay at about 37 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो स्टूडेंट, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है ये गर्मियों में आप देखेंगे तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो इंटरनल जो एनवायरनमेंट है, जो एनवायरनमेंट है वो 37 रहेगा। ठीक है, ये 37 से बिल्कुल नहीं बढ़ता, नैरो लिमिट आ सकता है लेकिन नहीं बढ़ता। दिस इज अचीव्ड बाय स्वेटिंग, वेजोडाइलेशन, वेजो कंट्रैक्शन एंड शिवरिंग। ठीक है, ये स्वेटिंग की वजह से, वेजोडाइलेशन की वजह, वेजो कंस्ट्रक्शन, शिवरिंग की वजह से ये पॉसिबल है होम्योस्टेसिस मेंटेन होना। ठीक है, role of homeostasis, the sweat gland extracts sweat from the blood and passes it up the duct and the skin surface where it evaporate। ये होम्योस्टेसिस के एग्जाम्पल है। ये जो हमारे ये एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है, ये स्वीट डक्ट है, स्वीट ग्लैंड ब्लड वेसल है, इवापोरेशन हो रहा है तो होम्योस्टेसिस मेंटेन है। ठीक है, वेसो डायलेशन, if the body temperature rise, the blood vessel in the skin dilate, become wider, and allow more blood to flow near the surface. The heat lost from the body through the skin helps cool the circulating। वेजोडाइलेशन किस तरह होम्योस्टेसिस को मेंटेन करता है, जब हमारे टेम्परेचर जो है ना वो बढ़ गया है, ठीक है, 37 सेंटीग्रेड से बढ़ गया है, तो ब्लड वेसल जो है ये डायलेट होगा। ठीक है, वाइडर होगा, तो क्या होगा आउटपुट हमें क्या मिलेगा, तो ब्लड में जो फ्लो है
वो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, हीट लॉस बहुत ज़्यादा होगा स्किन के थ्रू। तो जब जब ब्लड ज़्यादा होगा तो हीट भी लॉस होगा, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, तो इसकी आउटपुट का हमें क्या मिलेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, हमारा जो स्किन है वो कूल होगा और हमारा जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल सेट पॉइंट पे आएगा। Vasoconstriction. If the body temperature falls, the blood vessel in the skin constrict, less warm blood flow near the surface, so less heat is lost. इसके अपोजिट जब हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है ना 37.5 समथिंग से नीचे आ गया है, 35 है या 36 है या 34 है, तो क्या होगा, वेसो कंस्ट्रक्शन होगा, हमारे वेसल जो है ये कंस्ट्रक्ट होगा, ये नैरो होगा, तो हीट जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो क्या होगा, हम ओबियसली बात है, हमारे जो ब्लड है, हमारे जो बॉडी टेम्परेचर है वो सेट पॉइंट पे। एग्जाम्पल 2 है, इन द सेल द केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन produce the nitrogenous component urea. If this were allowed to accumulate in the cell, it would damage or kill them. The homeostasis function is carried out by the kidney through which urea are excreted from the। इसमें किडनी की बात हो रही है कि किडनी किस तरह होमोस्टेसिस जो है वो होमोस्टेसिस या मतलब मेंटेन करता है। तो जब सेल में प्रोटीन की ब्रेकडाउन हो रहा है तो क्या होता है, इसके नतीजे में नाइट्रोजीनियस जो कंपोनेंट है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो प्रोड्यूस होता है। वो नाइट्रोजीनियस क्या है, यूरिया है। तो क्या होता है, अगर यूरिया ज़्यादा हो गया तो हमारा सेल भी डैमेज हो सकता है, किल हो सकता है। तो होमोस्टेसिस फंक्शन आर कैरिड आउट फ्रॉम द किडनी। किडनी क्या कर रहा है, जो नाइट्रोजीनियस कंपोनेंट यूरिया है ये क्या कर रहा है, ये बाहर से एक्सट्रैक्ट आउट करता है। Stages of homeostasis. There are 3 stages of homeostasis. They are sensing, processing, and responding. These stages are managed by the receptor, control center, and effector respectively. These stages work in the continuous manner for the maintenance of the homeostasis. मतलब सेंसिंग है, प्रोसेसिंग है, रिस्पॉन्डिंग है। ये तीन क्या है, ये रिसेप्टर है, कंट्रोल सेंटर है और इफेक्टर है। ठीक है, sensing. Receptor is where sensing is performed. It is the sensing element which is responsible for the monitoring and responding of the change internal and external। मतलब ये रिसेप्टर है, ये हमारे जो इंटरनल जो फंक्शन है मॉनिटर करता है। ठीक है, किस जगह मतलब चेंजेस आया है, किस जगह चेंजेस नहीं आया है, ये सेंस करता है। फिर प्रोसेसिंग क्या करता है, द कंट्रोल सेंटर इज वेयर प्रोसेसिंग हैपन। इट इज आल्सो नोन इन द इंटीग्रेशन सेंटर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर। मतलब ये प्रोसेस करता है, ब्रेन की तरफ इशारा करता है। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि ब्रेन क्या करता है, मैसेज रिसीव करता है, फिर मैसेज जो है मोटर न्यूरॉन के जरिए भेजता है। ठीक है, फिर responding effector is a part which is involved in responding to command from the control center. It may either enhance or oppose system। मतलब ये है कि ये रिस्पॉन्स देता है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ से जो कमांड इसको मिला है, ये इस पे वो जो हुक्म मिला है, जो कमांड मिला है, ये इस पे अमल करता है, फिर इसको इसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करता है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।